get started and move to our topic. Dear students, इस लेसन में हम प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट को कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट जो ऐसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, इसका मेजर पर्पस क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी लुक एट व्हाट इज प्रीफेस, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक टिपिकली स्टेटिंग इट्स सब्जेक्ट, स्कोप और एम. यानी कि जब भी कोई राइटर कोई बुक राइट करता है तो वो उस बुक के बारे में अपने एम, उसका स्कोप और उसका सब्जेक्ट मैटर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में लिखता है. इसको हम प्रीफेस कहते हैं, जो कि किसी भी बुक का हो सकता है. देन व्हाट इज लिरिकल बैलेट? लिरिकल बैलेट विद अ फ्यू अदर पोएम इज अ कलेक्शन ऑफ poems by William Wordsworth and S.T. Coleridge, first published in 1798 and generally considered to have a marked of beginning of the English Romantic movement in English literature, and it is also called the Manifesto of Romantic Movement or Romanticism in Literature. यानी कि जो लिरिकल बैलेट है ये कलेक्शन थी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम्स की और एस.टी. कॉलरिज की पोइम्स की, जो कि इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ इस नाम से लिरिकल बैलेट के नाम से एक बुक पब्लिश करवाई थी 1798 में. इसको हम रोमांटिसिज्म, जो कि इंग्लिश लिटरेचर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, इसके मैनिफेस्टो भी कंसीडर करते हैं. इसको इन्होंने फर्दर एडिशन में पब्लिश किया था. इसका फर्स्ट एडिशन जो है 1798 में है. देन इसका सेकंड एडिशन जो था वो 1800 में, थर्ड एडिशन 1802 एंड लास्ट एडिशन 1805 में पब्लिश करवाया गया था. यानी कि ये जो बुक है लिरिकल बैलेट, इसको इन 4 पीरियड ऑफ टाइम में पब्लिश करवाया गया था डिफरेंट चेंजेस के बाद. देन प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट, ये क्या चीज़ है? प्रीफेस मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रीफेस क्या होता है और लिरिकल बैलेट को भी हमने देखा. द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट इज एन एसे कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर द सेकंड एडिशन ऑफ द पोइट्री कलेक्शन लिरिकल बैलेट एंड देन ग्रेट expanded in the third edition of 1802. It has come to be seen as a मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट. यानी कि ये प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ ने सेकंड एडिशन में, जो कि लिरिकल बैलेट का था, उसमें इन्होंने इसको ऐड किया था. इसका मकसद क्या है और ये इसको लिखने का विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या मकसद था? क्योंकि जब इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश करवाया गया था तो उसमें कोई भी प्रीफेस ऐड नहीं था, लेकिन इसके सेकंड एडिशन में इस प्रीफेस को ऐड किया गया था. और वो क्यों किया गया था, इसको हम आगे फर्दर अभी डिस्कस करते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को इस प्रीफेस को ऐड करने की क्या ज़रूरत पेश आई. इस ऐसे को समझने के लिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें एक शॉर्ट डिफरेंस देखना होगा रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिसिज्म का, क्योंकि इनके मेजर डिफरेंस को समझे बगैर हम इस ऐसे को नहीं समझ सकते. क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये ऐसे क्यों लिखा और ये जो इनका लिरिकल बैलेट जो रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो भी समझा जाता है, इसको लिखने का क्या मकसद था, इसको हम तभी समझ सकते हैं जब हम सबसे पहले एक जो सोसाइटी में चेंज दिखाई दे रहा था, जिससे कि रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट की गई थी न्यू क्लासिसिज्म के बाद. हमने अभी डिस्कस किया कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट है क्या. अब हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये ऐसे लिखा क्यों था. क्योंकि इस एज यानी रोमांटिसिज्म से पहले जो एज चल रही थी न्यू क्लासिसिज्म की, उसी की वजह से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और एस.टी. कॉलरिज, इन्होंने अपना ये कोलैबोरेशन के साथ ये वर्क पब्लिश करवाया था. क्योंकि ये कुछ चेंजेस चाह रहे थे कि सोसाइटी में कोई न्यू ट्रेंड लाया जाए. क्योंकि जब हम कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी नीड यानी कि हमारे पास
उस मोमेंट की रियलाइजेशन होती है कि कोई न्यू चेंजेस जो कि सोसाइटी में राइटर्स चाह रहे होते हैं, उसके लिए अगर वो कुछ नीड यानी कि वो रियलाइज़ करें कि उनको कुछ चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए वो अपनी राइटिंग के अंदर सबसे पहले चेंजेस करते हैं। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ और एस्टर कॉलरिज ने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था कि वो जो उनकी पोइट्री है वो इसको न्यू क्लासिसिज्म की पोइट्री से डिफरेंट दिखाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट ऐसे हम पढ़ रहे हैं, जो कि लिरिकल बैलेट के साथ पब्लिश करवाया गया था सेकंड एडिशन में, इसलिए करवाया था क्योंकि वो एक न्यू ट्रेंड लाना चाह रहे थे, यानी कि रोमांटिक मूवमेंट का यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब हम देखते हैं कि जो मेजर डिफरेंस है, क्योंकि जब भी हम कोई रोमांटिक लिटरेचर पढ़ते हैं तो इसके अंदर मोस्टली हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि ये नेचर से क्लोज होगा, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर दिखाया जाता है। रोमांटिसिज्म के एरा में जितना भी लिटरेचर लिखा गया था वो नेचर से ही क्लोज था, क्योंकि नेचर के ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि एक डिफरेंट सिचुएशंस में और इनकी कलरिंग के साथ इसको डिफरेंट वेज में दिखाया गया है। लेकिन अगर हम इसका एक मेजर डिफरेंस देखें न्यू क्लासिसिज्म का और रोमांटिसिज्म का, वो किन दो पॉइंट्स के दरमियान है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, नेचर एंड ह्यूमन नेचर। क्योंकि नेचर अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म एंड ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिसिज्म एंड आल्सो रोमांटिसिज्म, क्योंकि नेचर एंड ह्यूमन नेचर, यहीं से जो मेजर डिफरेंस, जितने भी आगे हम देखेंगे कि न्यू क्लासिसिज्म के एरा में जो भी लिटरेचर लिखा जाता था वो सेट ऑफ रूल्स पे होता था, रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता था, बाउंड्रीज में थे वो लोग, क्योंकि जैसे कि अगर वो कोई भी पोइट्री लिखते हैं तो उसके अंदर उनको मीटर, हीरोइक कप्लेट्स वगैरह का ख्याल रखना पड़ता था, और उनके पास कोई भी लिबर्टी नहीं थी। कोई भी एक ऐसा चेंज जो कि सोसाइटी में कोई राइटर चाह रहा हो, वो इस तरह की उनके पास कोई भी लिबर्टी नहीं थी, क्योंकि वो सेंसिबिलिटी यानी रीज़न, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को ही फोकस कर रहे थे और इसी चीज़ को वो लिटरेचर में दिखा रहे थे। इस टाइम पर जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो सोसाइटी यानी पॉलिटिशियन पर सटायर के तौर पे लिखा गया था। लेकिन जो रोमांटिक लिटरेचर है वो कॉमन पीपल के साथ ज़्यादा रिलेट करता है, यानी हमारी जो कॉमन लाइफ है उसके साथ रिलेट करता है, यानी कि ये दोनों मूवमेंट जो हैं एक दूसरे से टोटली अपोजिट हैं। अब इसके अंदर एक मेजर जो डिफरेंस हमने भी डिस्कस किया नेचर और ह्यूमन नेचर का है, क्योंकि आगे जितने भी हम इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे इस मूवमेंट में, रोमांटिसिज्म में और न्यू क्लासिज्म में, वो इन्हीं से ही रिलेट होते हैं। नेचर क्या है न्यू क्लासिसिज्म के अकॉर्डिंग? नेचर को वो कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो नेचर है वो रूल्स के साथ सेट की गई है, क्योंकि एक बाउंड्रीज बनाई गई हैं इसके लिए। यानी कि सोसाइटी में जो भी रूल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स को सेट किया गया है कि इस तरह सोसाइटी चलेगी, इन रूल्स एंड रेगुलेशन से पब्लिक यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो बाहर नहीं जाएगा। ये रूल्स किस तरह बनाए गए थे? रूल्स इनको बनाने के लिए इनके पास जो इनसाइट थी वो बाइबल से लाई गई थी, और इनकी रीज़न से, यानी कि जब वो रूल्स बनाते थे, रूल्स क्यों बनाए जाते थे? ताकि जो सोसाइटी में पर्सन हैं उनको उनकी ड्यूटी, उनके राइट, सोसाइटी के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग नेचर ही सेट ऑफ रूल्स थी, क्योंकि नेचर जो है वो रूल्स पर सेट की गई है। किसके लिए? इंसानों के लिए, कि वो इनको फॉलो करें। और इसके लिए यानी जो वो रूल बनाएंगे वो किस तरह बनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई भी शख्स कोई रूल बनाता है तो उसके लिए उसको किसी भी इंसाइट की ज़रूरत होती है, और इन्होंने अपनी जो इंसाइट थी वो बाइबल से ली और रीज़न से, यानी अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से। इसका पर्पस क्या था इन रूल्स को बनाने का? क्योंकि वो सोसाइटी में डेकोरम चाहते थे, सोसाइटी का डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहते थे कि सोसाइटी में क्यास ना हो। इनके अकॉर्डिंग नेचर सिर्फ यही है कि सेट ऑफ रूल्स हैं, और रूल्स क्यों? क्योंकि सोसाइटी में डिसिप्लिन लाया जाए। अब ह्यूमन नेचर देखते हैं कि न्यू क्लासिसिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन नेचर क्या है। इनके अकॉर्डिंग जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो बेसिकली करप्ट है, यानी कि जो इंसान है वो बाय नेचर करप्ट है, यानी कि
वो सोसाइटी में आकर करप्ट नहीं होता, बल्कि वो बाय नेचर करप्ट होता है। मैन इज़, जैसे कि बाइबल में कहा गया है, मैन इज़ सिनफुल बाय बर्थ, यानी कि जो मैन है वो बाय बर्थ ही सिंफुल है, यानी कि गुनाह करना उसकी पैदाइश से ही उसके अंदर रखा गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है न्यू क्लासिसिज्म का ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग है। यहीं से हम जितने भी डिफरेंस आगे देखते हैं वो इन्हीं से ही ड्राइव किए जाते हैं, नेचर से और ह्यूमन नेचर से। इसके लिए वो कहते हैं कि जो इंसानों की ये नेचर है इसको सप्रेस्ड करना चाहिए। इस नेचर को जो ह्यूमन नेचर है करप्ट, उसको सप्रेस्ड करने के लिए इन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, सेट ऑफ रूल्स, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता इंसान की, हम किसी भी पर्सन की नेचर को चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिसिज्म। इसके लिए वो कहते हैं कि जस्ट इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किसके थ्रू, कि अब जब इंसान फॉर एग्जांपल एक ऐसा पर्सन है जो कि बाय नेचर करप्ट है और इविल करना उसकी नेचर में ही शामिल है, तो हम उसकी नेचर को तो नहीं चेंज कर सकते जब तक कि वो खुद ना चाहे। कोई भी पर्सन किसी को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि कोई खुद अपने आप को चेंज करना ना चाहे। तो इनके अकॉर्डिंग कि सोसाइटी का डेकोरम रखने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए क्या किया जाए, सोशल प्रेशर के लिए वो कहते हैं कि इसके ऊपर इतना सोशल प्रेशर डाला जाए कि वो खुद मिनिमाइज हो जाए। देखिए, जैसे कि हमने न्यू क्लासिसिज्म के अगर हम लिटरेचर को देखें, रेप ऑफ द लॉक और जोनाथन स्विफ्ट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है गुलिवर्स ट्रैवल, इसमें हमने क्या मोस्टली ये हमें विवेच दिखाए गए हैं, ट्रैवलिंग है, लेकिन इसका मकसद क्या था, इसके पीछे जोनाथन स्विफ्ट ने स्टायर किया है पॉलिटिशियंस को। बिटर स्टायर है वो, क्यों था, क्योंकि वो डायरेक्ट उन पर अटैक नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी इमेजिनेशन और इंटेलेक्चुअलिटी के थ्रू इन्होंने सोशल प्रेशर इस तरह दिखाया है कि इनडायरेक्टली वो पॉलिटिशियंस पर सटायर कर रहे थे। इसी तरह वो ये कहते हैं कि जो इंसान है वो बाय नेचर करप्ट होता है, हम उसकी नेचर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी नेचर को चेंज नहीं कर सकते और लेकिन हमें माशरे का डेकोरम, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। इसके लिए हम उसके ऊपर सोशल प्रेशर डाल सकते हैं कि वो, ताकि अपनी जो उसकी ये नेचर है करप्ट, वो इसको मिनिमाइज़ कर दे, क्योंकि हम इसको चेंज तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इसको मिनिमाइज़ ज़रूर कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी शख्स जब भी कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता हो जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट हो, तो लेकिन अगर वो, जैसे कि हम कोई गलत काम करने का सोचते हैं, लेकिन हम उसको क्यों नहीं कर पाते कि वो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट होगा, कि अगर हमने ऐसा काम किया जो कि हमारी सोसाइटी में किसी को अगर पता लगेगा तो इससे हमारी इंसल्ट हो एक्सेट्रा, इस तरह की जो हमारे माइंड में जम्पशंस आती हैं, तो उसकी वजह से हम वो काम नहीं करते हैं। तो ये क्या है, ये सोशल प्रेशर होता है। तो न्यू क्लासिसिज्म, जो न्यू क्लासिस्ट हैं, वो यही कहते हैं कि इंसान की नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किसके थ्रू, इसका मीडियम कौन सा हम यूज़ करेंगे, सोशल प्रेशर। ये कॉन्सेप्ट है नेचर और ह्यूमन नेचर का अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिसिज्म। अब देखते हैं कि ह्यूमन नेचर और नेचर अकॉर्डिंग टू रोमांटिसिज्म क्या है। व्हाट इज़ नेचर अकॉर्डिंग टू रोमांटिसिज्म। अभी जो हमने नेचर का कॉन्सेप्ट देखा था किसके थ्रू, न्यू क्लासिसिस्ट के, अब हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग नेचर क्या है। रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग जो नेचर है, इनविजिबल पावर प्रेजेंट इन एवरीवेयर इन कॉस्मोस, यानी कि हर वो चीज़ जो कि इनविजिबल हो और एक हमारे इस कॉस्मोस में मौजूद हो, उनके अकॉर्डिंग वही नेचर है। क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो नेचर के अकॉर्डिंग वो वननेस का है, जिसको हम वहदतुल वजूद भी कहते हैं, कि कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब खुदा का ही अक्स हैं, यानी कि उन सब चीज़ों में हमें खुदा ही दिखाई देता है। ये जो एक मेजर सा कॉन्सेप्ट है किसका, पैंथेइज्म भी जिसे हम कहते हैं, कि हर चीज़ में खुदा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें खुदा की ही बनाई हुई हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो रोमांटिसिज्म नेचर के बारे में देते हैं। वो कहते हैं कि जो नेचर है वो क्रिएटर है, यानी कि तख्लीक कार है, तख्लीक करने वाली है, नर्स है,
क्योंकि वो किसी भी इंसान को इस तरह अपनी आगोश में ले लेती है जैसे कि, और इस तरह उसकी केयर करती है जिस तरह के एक नर्स करती है। वो कंट्रोलर हैं, हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, मदर है, मदर की तरह ट्रीट करती है, गार्डियन है, हमारी हिफाजत करती है, गाइड करती है हमें। नेचर के बारे में ये तमाम जो तस्वुरात हैं वो रोमांटिसिज्म यानी जो रोमांटिक राइटर हैं वो देते हैं। रोमांटिक्स के अकॉर्डिंग नेचर इसी को कहते हैं, यानी वननेस के हर चीज़ में सिर्फ खुदा ही दिखाई देता है। अगर यहाँ पर हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखें कि जैसे कि हम क्ले की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक क्ले है, क्ले से हम डिफरेंट चीज़ें बना लेते हैं। बाज़ औक़ात हम उसे टॉय बना लेते हैं, डॉल बना लेते हैं, हम उसे डिफरेंट एनिमल्स बना लेते हैं, थिंग्स बनाते हैं। लेकिन अगर हम देखें उनके बैक पर हमारे पास क्या है, क्ले है, यानी कि एक ही चीज़ के कई रूप। इसको रोमांटिक्स जो हैं वो क्या कहते हैं, वननेस का कॉन्सेप्ट यानी नेचर कहते हैं, जिसकी बैक पर कौन है, गॉड, यानी कि हर चीज़ जो कि कायनात में मौजूद है वो खुदा का ही अक्स है, यानी खुदा की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि जो इंसान है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है कि हाउ वी आर क्रिएट, कि हम किस तरह बनाए गए हैं। इंसान जो है इन तमाम चीज़ों के सवालात ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि जब कोई इंसान नेचर के इस तरह करीब हो जाता है, आप इमेजिन कीजिए जब आप किसी भी ऐसी नेचुरल प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर हम नेचर को यूटिलाइज़ करते हैं, उसको फील करते हैं, यानी कि सी, ट्रीज़, बर्ड्स वगैरह, ये तमाम जो हैं वो नेचर के एस्पेक्ट्स हैं। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम किसके ज़्यादा करीब होते हैं, हम खुदा के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, यानी कि हम इस तरह खुद को इन चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं, गुम कर लेते हैं कि हमें हर चीज़ में सिर्फ खुदा ही दिखाई देता है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो पैंथीज़म का कॉन्सेप्ट है, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्टली पोइम्स में देखा जा सकता है। अब देखते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है अकॉर्डिंग टू रोमांटिसिज्म वो क्या है। हमने न्यू क्लासिस्ट के थ्रू देखा कि वो ह्यूमन नेचर को किस तरह लेते हैं। अब देखते हैं कि जो रोमांटिक्स हैं वो इसको किस तरह लेते हैं, ह्यूमन नेचर को। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो एसेंशली गुड है, यानी कि जब इंसान पैदा होता है वो बाय नेचर इविल नहीं होता, वो बाय नेचर गुड होता है। सोसाइटी उसको इविल यानी उसको बैड बना देती है। वो सब चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी से ही लर्न करता है। अब जब हमने इसका सलूशन न्यू क्लासिस्ट के थ्रू देखा कि वो कहते हैं कि सेट ऑफ रूल्स इस तरह बनाए जाएं कि उसकी करप्ट नेचर को मिनिमाइज़ कर दिया जाए सोशल प्रेशर के थ्रू। उनके पास सोशल प्रेशर उसको मिनिमाइज़ यानी उसको सप्रेस्ड करने का एक टूल है। लेकिन रोमांटिक्स के थ्रू, अकॉर्डिंग टू रोमांटिक्स, किसी भी शख्स को यानी उसकी नेचर को तब्दील करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए कौन सा सलूशन देखा जाए। वो कहते हैं कि उसको नेचर के क्लोज कर दिया जाए, यानी कि वो कहते हैं कि नेचर उसको एजुकेट करे डायरेक्टली, क्योंकि जो नेचर है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेचर टीच एंड ट्रेन्स, यानी कि जो नेचर है वो इंसान को टीच करती है और उसे ट्रेन भी करती है, यानी कि उसको इस तरह ट्रीट करेगी कि वो ख़ुद को इस तरह बदल ले कि वो माशरे में खुद को एडजस्ट कर पाए। ये कॉन्सेप्ट है नेचर का, किसके थ्रू, रोमांटिक्स के थ्रू। इसके लिए उनका एक जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि जो रस्टिक लाइफ है और पेस्ट्रल लाइफ, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए कि जब इंसान फितरत के ज़्यादा करीब होता है, और फितरत के किस तरह करीब हो सकता है, जब वो इस कंट्री साइड पर रहे, यानी कि रस्टिक लाइफ पर फोकस करे। इसके लिए वो जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं वो कहते हैं इमोशन। वो कहते हैं इमोशन इज़ द मैसेंजर ऑफ नेचर, यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो क्या हैं, वो मैसेंजर हैं किसकी, नेचर की। यानी नेचर के थ्रू कोई भी मैसेज हमें कौन देता है, हमारे इमोशंस। क्योंकि जो रोमांटिक्स हैं
और न्यू क्लासिस्ट, इनके दरमियान मेजर डिफरेंस यही है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और जो न्यू क्लासिस्ट हैं वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी पर फोकस करते हैं। इंसान जो है यानी कि वी आर इन स्टेट ऑफ टू एरियाज, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट, यानी कि या तो हम इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर हम एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वर्ड्सवर्थ ने ये जो कॉन्सेप्ट है नेचर के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, ये इन्होंने रूसों से बोरो किया है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर है वो बाय बर्थ इविल नहीं है, वो बाय बर्थ गुड है। वो सोसाइटी से आके सब कुछ सीखती है और सोसाइटी से ही वो इविल होती है। यही जो नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट है वो विलियम गोल्डिंग ने अपने नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में भी हमें दिखाई है, डिफरेंट एजिस के किड्स के दरमियान। आई होप यहाँ तक जो हमारा मेजर सा कॉन्सेप्ट यानी कि एक ये बाउंड्रीज़ हमने सेट की है कि आगे जो हम प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट को डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड होगा कि वर्ड्सवर्थ जो पोइट्री और पोइट या एक पोइटिक प्रोसेस के बारे में जो कुछ भी कहना चाह रहे थे उनका क्या मकसद था और वो इन चेंजेस के बैक पर कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स थे, कौन सी चेंजेस थी जो कि वो सोसाइटी में चाह रहे थे यानी कि लिटरेचर में, और इन्होंने पोइट्री ही क्यों चूज़ किया अपनी थ्योरी को बताने के लिए। यहाँ तक जो हमने अभी डिस्कस किया नेचर एंड ह्यूमन नेचर कॉन्सेप्ट जो है रोमांटिसिज्म यानी रोमांटिक्स के थ्रू और न्यू क्लासिस्ट के थ्रू नेचर और ह्यूमन नेचर का, बिकॉज वर्ड्सवर्थ जो अपने प्रोफेस में जो कुछ भी हमें अपने कॉन्सेप्ट देते हैं वो इससे रिलेट ही करेगा, क्योंकि वो न्यू क्लासिस्ट के जो रूल्स हैं उस टाइम की जो पोइट्री थी यानी कि जो लिटरेचर लिखा जाता था उसके कंट्रेरी है, उसके ऑपोजिट में रोमांटिक मूवमेंट में जो लिटरेचर लिखा गया था वो टोटली इससे ऑपोजिट है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स वगैरह इनसे डिफरेंट हैं। नाउ we are starting preface to the lyrical ballad. Contours of our topic: what is poetry according to Wordsworth, nature of poetry, process of poetry, purpose of poetry, poetic language, qualification of a poet, and the last one is themes of poetry. यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने ऐसे प्रोफेस टू द लिरिकल बैलेड में थ्योरी ऑफ पोइट्री यानी उनका जो कॉन्सेप्ट है पोइट्री के बारे में कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए और थीम्स जो हैं पोइट्री के वो किन पर सेट किए जाएं, एंड देन पोइट्री है क्या। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग। पोइट्री is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि पोइट्री वो हमारे ऐसे स्पॉन्टेनियस यानी कि रैंडम थॉट्स होती हैं जिनको हम एक ऐसे लम्हे में जब हम खुद को बहुत ज़्यादा पुरसकून महसूस करते हैं उस टाइम हम अपने तमाम इमोशंस जो हैं हमारी फीलिंग्स हो उनको हम रिकलेक्ट करते हैं, देन उनके बाद हम उसका कंपोज करते हैं। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री ये है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी नेचर ऑफ पोइट्री क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट्री इज़ द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, यानी कि एक पोइट्री की नेचर जो है वो एक इमेज यानी कि हमें अक्स दिखाती है किसका, इंसान का और फितरत का। यानी कि जो नेचर है वो और इंसान, इसकी इमेज जो है वो हमें पोइट्री दिखाती है कि जब कोई पोइट कोई पोइट्री लिखता है तो उसमें एक इमेज यानी एक अक्स दिखाया जाता है किसका, इंसानों का, यानी उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और नेचर का अक्स दिखाया जाता है। कम्बिनेशन ऑफ इमिटेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि जो पोइट्री होती है वो एक कम्बिनेशन है किसका, इमिटेशन एंड क्रिएटिविटी, इसके अंदर क्रिएटिविटी दिखाई जाती है और इमिटेशन। देन पोइट्रिक प्रोसेस क्या है, अब हम देखते हैं कि पोइट्री का प्रोसेस क्या होना चाहिए। फर्स्ट वन हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन के फेज़ में जो पोइट होता है वो किसी भी इवेंट या कोई भी एक ऐसी नेचुरल साइट का
को ऑब्जर्व करता है। और आफ्टर ऑब्जर्वेशन द सेकंड वन हमारे पास जो है रिकलेक्शन, यानी कि वो जब उसने किसी भी सीन को ऑब्जर्व किया, किसी भी एक ऐसी ब्यूटी को जो कि नेचर से रिलेटेड है उसको ऑब्जर्व किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने उन ख्यालात यानी अपने उस इमोशन को रिकलेक्ट करेगा। फिर देन उसके बाद मेडिटेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकलेक्ट करने के बाद फिर उसके मेडिटेशन यानी उनको वो कलरिंग देंगे, वर्ड्स उसके साथ अरेंज करेंगे। देन फिल्टरिंग, फर्स्ट वन इसके अंदर जो है फोर्थ वन हमारे पास है फिल्टरिंग, यानी कि उसमें से जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनको वो इसमें से कट करते हैं। देन लास्ट जो इसका फेज़ होगा यानी लास्ट हमारे पास जो स्टेज है वो कंपोजिशन की है, यानी कि एक पोइट जब कोई पोइट्री लिखना चाहता है फर्स्ट वो क्या करता है, उसका प्रोसेस ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करता है, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको रिकलेक्ट करता है, अपने कोई भी ऐसे तजर्बात, कोई ऐसे ख्यालात जिसको वो वक्त गुजरने के बाद रिकलेक्ट यानी दोबारा से उनको इकट्ठा करता है, फिर उनको मेडिटेशन यानी उनको कलरिंग देता है, उनको वर्ड्स असाइन करता है। देन फिल्टरिंग मीन्स यानी उनमें से जो अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनको रिमूव करेगा। देन उसके बाद लास्ट स्टेज उसकी कंपोजिशन की होगी कि वो अब पोइट्री लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ एक पोइट क्या होना चाहिए, कि पोइट किस तरह का होना चाहिए। पोइट अंडरस्टैंडेबल हो यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, किसके थ्रू अपनी पोइट्री के रिलेटेड उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पावर ऑफ क्रिएशन, कि एक पोइट के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो क्रिएशन पर फोकस कर सके, कि इस तरह की एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर सके जो कि मैन और नेचर के दरमियान रिलेशन को दिखा सके, यानी उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो चीज़ को क्रिएट कर सके। पावर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो पोइट है वो कम्युनिकेट करता है अपनी ऑडियंस के किसके थ्रू, पोइट्री के थ्रू, यानी कि वो अपनी इस आर्ट के थ्रू अपनी ऑडियंस से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। पोइट इज़ अ मैन टॉकिंग टू मैन, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि एक पोइट जो है वो मैन है जो कि टॉकिंग टू मैन, जो कि इंसानों से बातें करता है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री जो कि इसमें इन्होंने हमें बताया कि पोइट्री क्या है, देन पोइट्री की नेचर क्या है, पर्पस ऑफ पोइट्री, पोइटिक प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज यानी कि एक डिक्शन, पोइट्री की डिक्शन किस तरह होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज डिक्शन? डिक्शन आर द स्पेसिफिक वर्ड्स विच अ पोइट यूज फ्रिक्वेंटली इन हिज पोइट्री। डिक्शन कहते हैं वो मखसूस अल्फाज जो कि एक पोइट अपनी पोइट्री में फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है। जब हम एक नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और एक आर्ट में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज यानी कि कॉमन लाइफ में यूज़ किए गई लैंग्वेज और एक आर्ट में यूज़ की गई लैंग्वेज का डिफरेंस देखें तो हमें उनके अंदर मेजर डिफरेंस वर्ड्स का ही दिखाई देता है, क्योंकि एक आर्ट में यानी कि एक फिक्शन में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं। इसी को हम एक डिक्शन कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ पोइट हैं वो अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं रैंडमली, या तो वो कुछ वर्ड्स को अरेंज करते हैं या फिर वो कोई न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं। जिस तरह के विलियम शेक्सपियर की डिक्शनरी है, डिक्शनरी ऑफ शेक्सपियर, इसके अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 प्लस वर्ड्स हैं जो कि यूज़ किए हैं, जिनको इन्होंने कंबाइन करके इन डिक्शनरी ऑफ शेक्सपियर बनाई है। अब डिक्शन जो है वो किस एरा में यूज़ किस तरह की गई थी। इससे पहले हम न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म का कंपैरिजन देख रहे थे, जो कि हमने अभी इसका मेजर डिफरेंस देखा कि न्यू क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस उनका लैंग्वेज यानी उनके डिक्शन में भी है। वो जब कोई भी पीस ऑफ आर्ट लिखते थे तो उनके स्टाइल में उनके यानी कि जो वो डिक्शन यूज़ करते थे वो फ़िलासफ़िकल वर्ड्स पर होती थी, यानी कि वो वर्ड्स को डेकोरेट करना चाहते थे और लिमिटेशन में थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड रोमांटिसिज्म ने इस चीज़ को चेंज किया और वो कॉमन पीपल से रिलेटेड वर्ड्स यानी कि जो हमारे आम लोग हैं, जो हमारे रस्टिक पीपल हैं, उनकी जो वोकैबलरी है वो उनको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते थे। इस तरह अगर हम देखें तो
जो डिक्शन है वो कितनी किस्म की, इसके दो स्कूल्स हैं, यानी स्कूल्स ऑफ थॉट्स। न्यू क्लासिकल इसके अंदर हम एडिसन की एग्जांपल ले सकते हैं, जिन्होंने डिक्शन के बारे में बताया है कि डिक्शन जो है अकॉर्डिंग टू एडिसन किस तरह होनी चाहिए। वो कहते हैं स्पेसिफिक पैटर्न वर्ड्स में होनी चाहिए, यानी वर्ड्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में रखना चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं फिलोसफिकल लैंग्वेज, किसी भी पोइट्री में जो लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए वो फिलोसफिकल बेस हो, क्योंकि उसका एक ऐसा असर हो जो कि इंसानों की फ़िलॉसफी यानी उनके फ़िलॉसफिकल थॉट्स को उभारे। ये कहते हैं एडिसन, यानी कि वो स्पेसिफिक वर्ड्स होने चाहिए, कॉमन वर्ड्स ना हो, एक अलग लैंग्वेज, एक टोटली डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो पोइट्री में यूज़ की जानी चाहिए और फिलोसफिकल लैंग्वेज हो। देन उसके बाद थर्ड वन वो ये कहते हैं कि डेकोरेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो डेकोरेट की गई हो, यानी कलोकियल हो, उसको डेकोरेट किया गया हो, तभी कोई पोइट्री इफ़ेक्टिव बन सकती है। इन प्रोफेस जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको अप्रिशिएट भी किया है। स्टार्टिंग में वो इस चीज़ को एडमायर करते हैं कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, कि जो लैंग्वेज है पोइट्री की वो फिलोसफिकल बेस हो, उसको डेकोरेट किया गया हो और उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किए गए हों। इस चीज़ को वो एडमायर भी करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो पोइट्री है वो तमाम लोगों के लिए लिखी जाती है, तो इसको सिर्फ स्पेसिफिक पीपल के लिए नहीं रखा जाए, बल्कि इसको आम लोग भी इजीली पढ़ सकें। तो इसके लिए वो ये कहते हैं कि जो न्यू क्लासिस्ट हैं उनको वो टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक ट्रू न्यू क्लासिस्ट और सूडो क्लासिस्ट। यानी कि ट्रू न्यू क्लासिस्ट वो हैं जो जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग, यानी जो वो उनके राइटिंग में चीज़ें एडमायर कर रहे हैं, वो क्वालिटीज़ ट्रू न्यू क्लासिस्ट में पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सी क्वालिटी हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग न्यू क्लासिस्ट में पाई जाती हैं। द फर्स्ट वन है फ्रेशनेस, यानी कि वो कहते हैं इसके अंदर जो हमारे ट्रू न्यू क्लासेस हैं उनकी पोइट्री फ्रेशनेस यानी एक ऐसा असर दिखाती थी जो कि इंसानों को फ्रेश रख सके, यानी कि न्यू चीज़ें क्रिएट की जाती थी। सेकंड वन है जेन्युइननेस, कि पोइट्री जो है उनका स्टाइल किसी भी पोइट का जेन्युइन होना चाहिए, किसी से बारो किया हुआ ना हो। न्यूनेस, ये क्वालिटी भी विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग ट्रू न्यू क्लासिस्ट में पाई जाती है, यानी नोवेलिटी। ओरिजिनलिटी मतलब कि जो उनकी पोइट्री है वो ओरिजिनलिटी पर बेस करती हो। ये क्वालिटीज़ हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपने इस ऐसे में न्यू क्लासिस्ट की। नाउ अब वो उनके अकॉर्डिंग जो पोइट्री है वो किस तरह होनी चाहिए और इनकी जो रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं वो किस तरह पोइट्री में यूज़ किए जाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ चेंज हो गई और इस चेंज की वजह से लोगों की जो माइंड सेट है वो भी चेंज हो गए। अब रोमांटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं डिक्शन के बारे में, वो ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ही इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं अबाउट लैंग्वेज एंड थीम्स। वो कहते हैं पोइट्री शुड बी फ्रॉम रस्टिक लाइफ, यानी कि जो पोइट्री है वो रस्टिक लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ रस्टिक पीपल शुड बी अप्रिशिएट फॉर पोइट्री, यानी कि पोइट्री के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए वो रस्टिक पीपल से रिलेटेड हो, यानी रस्टिक पीपल की लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाए। लैंग्वेज ऑफ रस्टिक पीपल शुड यूज़ इन पोइट्री बट द कलर ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि आप पोइट्री के लिए वो वर्ड यूज़ करें, वो वर्ड्स बारो करें जो कि एक आम इंसान से ताल्लुक़ रखते हों, और देन उसको आप कलर ऑफ इमेजिनेशन यानी उसको इमेजिनेशन के साथ उसकी कलरिंग करके उसको कंपोज कीजिए। अब वो कहते हैं कि किस तरह के वर्ड्स हैं जो कि पोइट्री में यूज़ किए जाने चाहिए। वो कहते हैं सिंप्लिसिटी, जैसे कि न्यू क्लासिस्ट ने कहा था फिलोसफिकल होने चाहिए, डेकोरेटेड होने चाहिए एक्सेट्रा। अब विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं कि पोइट्री के जो वर्ड्स हैं वो किस तरह होने चाहिए। द फर्स्ट वन वो कहते हैं सिंप्लिसिटी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाए, सिंपल वर्ड्स यूज़ किए जाएँ, कोई उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, इस किस्म की लैंग्वेज पोइट्री के लिए यूज़ की जानी चाहिए। सेकंड वन कहते हैं प्योरिटी, यानी इसके अंदर प्योरिटी हो, किसी भी किस्म का कोई सटायर ना हो, किसी को डायरेक्ट
क्रिटिसाइज़ ना किया गया हो, जैसे कि न्यू क्लासिसिज्म के एरा में लिखा गया लिटरेचर हमें दिखाता है कि किस तरह उसको सोसाइटी पर सटायर किया गया था। द थर्ड वन इज़ सेक्रेसी, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी राजदारी होनी चाहिए जो फितरत में पाए गए राज जो कि इंसानों के लिए हैं, और एक मैन है वो नेचर के साथ किस तरह क्लोज हो सकता है, इसके जो राज हैं जो कि हमें फितरत से मिलते हैं, और वो कब मिलते हैं जबकि एक इंसान खुद को फितरत के करीब कर लेता है। फोर्थ वन हमारे पास है अंडरस्टैंडेबल, यानी कि पोइट्री इस तरह होनी चाहिए जो कि अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको एक आम इंसान और एक स्पेसिफिक पीपल जो होते हैं वो सब इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग लिखा गया था। पोइट्री, थ्योरी ऑफ पोइट्री, जिसमें बताया गया है कि एक पोइट कैसा होना चाहिए, एक पोइट की क्वालिटीज़ किस तरह की हों, इसका पर्पस क्या होना चाहिए, और देन इसमें जो वर्ड्स हैं वो किस तरह यूज़ किए जाने चाहिए।